बाज़गश्त बढ़ चढ़ कर बोली जा रही है। अदालतों में भी अंग्रेज़ी ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है और क़ानून भी हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ है। तो जो नए क़वानीन आएँगे वो भला हिंदुस्तानियों को किस तरह से समझ में आएँगे? तो ये पॉइंट भी आप आसानी से याद कर सकते हैं कि नए क़वानीन आम लोगों की समझ से बाहर थे। अब आते हैं हम हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की फ़ौजी असबाब की तरफ। इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि अंग्रेज़ी फ़ौज में हिंदुस्तानी सिपाहियों की हालात ख़राब थी। इसका मतलब ये है कि बरतानवी फ़ौज या अंग्रेज़ी फ़ौज में जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनके हालात अच्छे नहीं थे। फ़ौजी हकूक़ से हिंदुस्तानी सिपाही महरूम थे। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तानी फ़ौज में जो फ़ौजी थे उन्हें अच्छी तनख्वाहें, सैलरीज़ अच्छी नहीं मिलती थी और तरक्की के जो मौके हैं यानी प्रमोशन के मौके हिंदुस्तानी सिपाहियों को नहीं दिए जाते थे। तो दूसरा पॉइंट वो है। और तीसरा पॉइंट, हिंदुस्तानी सिपाहियों के मजहबी जज्बात मजरूह हो गए जब इन्हें खिदमत के लिए समंदर पार भेजा गया। तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी जो सिपाही थे उन्हें जहाज़ों में भर भर के इंग्लिस्तान भेजा करते थे, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तानी लोगों को, हिंदुस्तानी सिपाहियों को स्लेव्स यानी गुलाम बना के वो रखते थे। तो इस बात से हिंदुस्तान की जो सिपाही थे उनके जज्बात मजरूह हो गए, बिखर गए कह सकते हैं, या उनके जज्बात को ठेस पहुँची है ऐसा भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं फ़ौरी असबाब। मैं आपको फ़ौरी असबाब कहानी की तरह समझाती हूँ। तो सबसे पहले 1857 में क्या होता है कि अंग्रेज़ों की जो फ़ौज है उसके लिए एक बंदूक बनाई जाती है जिसका नाम रॉयल इनफील्ड होता है। रॉयल इनफील्ड होता है। ये रॉयल इनफील्ड का जो कारतूस है, जो कैप या कारतूस है, ये किस चीज़ से बना होता है कि खंजीर, गाय और खंजीर की चर्बी से बना हुआ होता है। और हम हिंदुस्तानियों के नज़दीक अगर वो हिंदू है तो उसके नज़दीक गाय मुक़द्दस है, और अगर वो मुसलमान है तो उसके नज़दीक जो खंजीर है वो हराम है। खंजीर है वो हराम है। तो हिंदुओं के नज़दीक गाय मुक़द्दस थी और खंजीर जो है मुसलमानों के नज़दीक हराम था। तो इस वजह से क्या होता है, बारकपुर में जो अंग्रेज़ों का फ़ौजी दस्ता था, फ़ौजी दस्ते हुआ करते थे जगह जगह पर अंग्रेज़ों के, जो बारकपुर में फ़ौजी दस्ता था उसमें मौजूद हिंदुस्तानी सिपाहियों ने क्या कर दिया, उस कारतूस को हटाने से इनकार कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदुस्तानियों को मजबूर किया कि उस कारतूस को अपनी दाँतों से चीर कर या फाड़ कर निकाल दे। तो हिंदुस्तानियों ने उसे मना कर दिया। तो अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तो उसमें एक हिंदुस्तानी फ़ौजी था जिसका नाम था मंगल पांडे। इसने क्या किया, एक अंग्रेज़ी ऑफिसर का या अंग्रेज़ी अहदेदार का कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से उसे आगे चलकर फांसी भी हुई। उम्मीद करती हूँ कि ये सारा कुछ आपकी समझ में आ गया हो। फिर क्या होता है, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट समझाती हूँ। फिर क्या होता है कि ये जो हादसा है इसकी हवा मेरठ में भी लगती है। मेरठ में जो अंग्रेज़ी दस्ता था, जो अंग्रेज़ी फ़ौजियों का अड्डा था, वहाँ पर भी जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, हिंदुस्तानी सिपाहियों का एक गिरोह था जिसने कारतूस हटाने से मना कर दिया। तो उस गिरोह को क्या कहते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। तो जो जेल में बंद हुए लोग थे वो हिंदुस्तानी थे, और जो बचे हुए हिंदुस्तानी सिपाही थे वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए या फ़ौजियों को बचाने के लिए क्या करते हैं, जेल पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जेल पर हमला कर देते हैं, सिपाहियों को निकाल लेते हैं। और सारे लोग मिलकर दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली के लाल किले पहुंचते हैं, और लाल किले में पहुंचकर ये ऐलान करते हैं कि बहादुर शाह दुआम दिल्ली के सुल्तान हैं या हिंदुस्तान के बादशाह हैं। ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान के बादशाह हैं। इसकी वजह से ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है, जिसकी वजह से जगह जगह से
जगह जगह से लोग या फौजी दस्ते या बगावत करने वाले सारे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। इसका असर जो है वो शायद एक ही पेन का इस्तेमाल करने से आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। मैं दूसरा ले लेती हूँ। इसकी वजह से कानपुर में नाना साहब नामी एक शख्स होता है जो बगावत शुरू करता है, जिसके साथ और एक शख्स होता है, एक और शख्स होता है जिसका नाम तात्या टोपे है। तात्या टोपे, ये दोनों साहब मिलकर कानपुर में बगावत शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद कानपुर जो है वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ जाता है, जिसकी वजह से तात्या टोपे जो है झांसी चला जाता है। अब ये शख्स झांसी क्यों जाता है मैं बताती हूँ। झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो उसूल बाज़गश्त की वजह से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हुई होती है और इसकी मदद करने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने के लिए तात्या टोपे जो है वो झांसी चला जाता है। और पहली जंग में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, पहली जंग फतह कर लेती है और ग्वालियर को अपने कब्ज़े में ले लेती है। लेकिन दूसरी बार की जंग में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हार जाती है और अपनी जान खो देती है। उम्मीद करती हूँ कि ये मैंने जो बताया आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब हम बगावत की नाकामी के असबाब देखेंगे। तो चलिए जानते हैं बगावत की नाकामी के असबाब। जंग का मकसद, ये जो पहली जंग आज़ादी लड़ी गई थी उसका मकसद आज़ादी नहीं थी, मुल्क की आज़ादी ये ख़ास या मेन मकसद नहीं था, बल्कि चंद फ़वाइदात या चंद मुफादात को बचाना ही इस जंग का मकसद था। ये अचानक भड़की हुई जद्दोजहद थी, एक मुंज़म यानी एक प्लान्ड जंग नहीं थी, एक प्लान की हुई जंग नहीं थी, बल्कि एक अचानक भड़की हुई थी जिसका ना कोई अता पता था, ना कोई निशान था। ये अचानक से लगी हुई आग की तरह थी। हिंदुस्तानी फ़ौजियों में इत्तेहाद की कमी थी, वहीं अंग्रेज़ी फ़ौजियों में इत्तेहाद ज़्यादा थी क्योंकि वो वेल ट्रेंड थे। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी फ़ौजियों में रहनुमाई और क़यादत की कमी थी। इनका कोई लीडर नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो इसीलिए हिंदुस्तानी फ़ौजियों में रहनुमाई और क़यादत की कमी होने की वजह बगावत की नाकामी का भी एक सबब है। नेक्स्ट, सिपाहियों में महारत और सही नज़्म ज़ब्त का ना होना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अंग्रेज़ी फ़ौजी जो थे वो ट्रेंड थे, यानी उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें फ़ौज की सही पहचान थी, जबकि हमारे हिंदुस्तानी सिपाहियों में कोई महारत नहीं थी और सही नज़्म ज़ब्त भी नहीं था, सही इनका इंतज़ाम भी सही नहीं था। नेक्स्ट, सिपाहियों ने लूटमार शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से आम लोगों का एतमाद इन पर ना रहा। तो इस जुमले को मैंने कुछ इस तरह लिखा है, सिपाहियों की लूटमार की वजह से आम लोगों का एतमाद बाकी ना रहा। तो ये जो सिपाही थे जो बगावत करने चले थे वो क्या करते थे कि जो हिंदुस्तान के देसी जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके घरों में लूटमार करते थे, जिसकी वजह से आम लोगों में इनके लिए कोई इज़्ज़त या कोई एतमाद बाकी ना रहा। एक पॉइंट मैंने यहाँ मिस कर दिया है, मैं लिख देती हूँ। वो ये है कि कई इलाक़ों ने अंग्रेज़ों से दोस्ती की वजह से, अंग्रेज़ों से वफादारी की वजह से इस जंग में हिस्सा न लिया। ये भी एक वजह है बगावत की नाकामी का। वो क्या है कि कई इलाक़ों ने अंग्रेज़ों से वफादारी की, मुल्क से गद्दारी की, अंग्रेज़ों से वफादारी की वजह से इस जंग में हिस्सा न ले सके या सिपाहियों की इस जंग में मदद ना कर सके। तो ये सारी बगावत की नाकामी के सबब हैं। एक बार और देखते हैं कि इस जंग का मकसद जो है वो आज़ादी से कहीं ज़्यादा चंद फ़वाइदात को या चंद मुफादात को बचाना था। तो दूसरा है ये अचानक भड़की हुई थी, इसमें मुंज़म नहीं था, यानी कोई प्लान नहीं था। तो तीसरा है हिंदुस्तानी फ़ौजियों में इत्तेहाद की कमी थी। इस जुमले को आप अपोजिट करके लिख के एक जुमला और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी फ़ौजियों में इत्तेहाद ज़्यादा था, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि हिंदुस्तानी फ़ौजियों में इत्तेहाद की कमी थी। तो चौथा पॉइंट है हिंदुस्तानी फ़ौजियों में रहनुमाई और क़यादत की कमी थी। पाँचवा पॉइंट है सिपाहियों में महारत और सही नज़्म ज़ब्त का ना होना। छठा पॉइंट है सिपाहियों की लूटमार की वजह से आम लोगों का एतमाद बाकी ना रहा। और सातवां पॉइंट है कई इलाक़ों ने अंग्रेज़ों से वफादारी की, जिसकी वजह से जंग में हिस्सा न ले सके। ये जो 3 पॉइंट है इसका आप क्या कर सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अंग्रेज़ी फ़ौजियों में इत्तेहाद ज़्यादा थी, या अंग्रेज़ी फ़ौजियों में रहनुमाई और क़यादत ज़्यादा थी, या सिपाहियों में महारत और सही नज़्म ज़ब्त अंग्रेज़ों में ज़्यादा था। ये पॉइंट आप अगर शामिल कर लेंगे तो आपके टोटल 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी आप लिख सकते हैं।
ये जानते हैं बगावत की असरात के बारे में। हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के बाद जो है, इस जद्दोजहद के बाद यानी हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नज़्म और नस्क थे ठप हो गए, यानी जो मैनेजमेंट सिस्टम था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो क्लोज़ हो गया। इसके लिए सारा नज़्म और नस्क हिंदुस्तान की मलिका को मुंतकिल कर दिया गया। हिंदुस्तान की मलिका यानी इंग्लैंड की मलिका या अंग्रेज़ों की मलिका भी कहा जा सकता है। इंतज़ामी ज़िम्मेदारी बरतानवी पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स के हवाले की गई। तो है ना, इंतज़ामी की जो ज़िम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जो ज़िम्मेदारी है, वो किसे दी गई? बरतानवी पार्लियामेंट में यानी अंग्रेज़ों के पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑफिसर को दी गई। यानी अब जो फैसले होंगे वो हिंदुस्तान के कोर्ट्स में या फिर अदालतों में या अंग्रेज़ों के ऑफिसर्स जो हिंदुस्तान में रहते हैं उनके ज़रिए नहीं होंगे, बल्कि इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट में या अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में सेक्रेटरी ऑफ इंडियन ऑफिसर्स के हवाले या उनके सामने जो भी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, जो भी इंतज़ामियाँ होंगी, वहाँ होंगी। तो 1858 में जंग कब हुई? 1857 में बगावत शुरू हुई। उसके 1 साल बाद यानी 1858 में इंग्लिस्तान की जो मलिका है, जिसे क्वीन एलिज़ाबेथ कहा जाता है, इन्होंने एक ऐलान किया, एक एक्ट या बिल पास किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये जो मैग्ना कार्टा है एक लेटर भी हो सकता है, जिसमें ये 5 पॉइंट्स मलिका इंग्लिस्तान की मलिका ने ऐलान किया। वो ये थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देसी हुक्मरानों से जो मुआहदे किए थे वो बरकरार रखे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने देसी हुक्मरान यानी हिंदुस्तान के जो हुक्मरान थे, हिंदुस्तान के बादशाह या राजा थे, उनसे जो मुआहदे किए थे, जो एग्रीमेंट्स किए थे, उन्हें बरकरार रखे गए। यानी उन्हें बढ़ावा दिया गया। इलाकाई तौसी मनसूबे तर्क किए गए। यानी जो अंग्रेज़ों का जो रूल था कि वो अपनी हुकूमत को तोसी करते थे, यानी बढ़ावा देते थे, फैलाया करते थे ज़मीनों को ज़ब्त कर के। लेकिन अब उसको रोका गया। कब रोका गया? 1858 में। 1857 की जंग के बाद ममलिका इंग्लिस्तान ने जो ऐलान किया, उसके बाद उसके तहत इलाकाई तोसी मंसूबे को तर्क किया गया। हिंदुस्तान के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत फराहम किया जाना करार पाया। हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी हुकूमत मुस्तहकम यानी एक स्टेबल हुकूमत फ़राहम किया जाना करार पाया कि हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी और स्टैंडर्ड और स्टेबल हुकूमत दी जाए। कानून के तहत हुकूमत मसावात पर कारबंद रहेगी। एक कानून ये भी जारी किया गया कि हुकूमत मसावात पर कारबंद रहेगी कि अंग्रेज़ों और हिंदुस्तान के लोगों के लिए अलग-अलग क़वानीन नहीं होंगे, बल्कि मसावात पर कारबंद रहेंगे। हुकूमत मज़हबी मामलात में दखल-अंदाज़ी नहीं करेगी कि कौन किस मज़हब में जा रहा है, आ रहा है, कौन किसको फ़ॉलो कर रहा है, इस पर हुकूमत दखल-अंदाज़ी नहीं करेगी। ये जो पॉइंट्स हैं, ये मैग्ना कार्टा में बताए गए थे, जो इंग्लिस्तान की मलिका के तहत, मलिका के ऐलान के तहत इंडिया में जारी किया जा रहा था।